सो अपन ने लास्ट क्लास में डाइसैकराइड्स के बारे में देखा था, अभी अपन पॉलीसैकराइड्स चालू करते हैं। ओके, पॉलीसैकराइड्स बेसिकली क्या है, पॉलीमरिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ऑफ सम मोनोसैकराइड। यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं दीज आर बेसिकली ऑल पॉलीसैकराइड्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। सो ये ग्लूकोज के ही पॉलीसैकराइड्स हैं। ओके, जनरल फार्मूला जो अपन लिखते हैं किसी भी पॉलीसैकराइड के लिए, दैट इज C6H10O5 बाय N, दैट इज द जनरल फार्मूला। इट्स अ पॉलीमरिक कंपाउंड। N जो होता है दैट इज़ वेरी लार्ज वैल्यू, यूजुअली थाउजेंड्स में होता है N की वैल्यू, ठीक है। पॉलीसैकराइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल। ओके, इन जनरल की बात कर रहे हैं, इट दे आर जनरली इन वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे, और कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस भी होते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, रिमेंबर। ओके, स्टार्च और सेलुलोज दे डोंट एक्चुअली डिजॉल्व इन वाटर। स्टार्च थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, सेलुलोज भी थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, बट इन जनरल दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और ऑब्वियसली इनका कलरलेस, दे आर आल्सो कलरलेस एंड टेस्टलेस। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। फूड स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, दीज आर द पॉलीसैकराइड्स। देखो स्टार्च जो होता है, ओके, दैट इज़ अ प्लांट फूड बेसिकली। ग्लाइकोजन इज़ एनिमल फूड, हम लोग एनिमल्स जो है वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन। ओके, सेलुलोज ये जो होता है दैट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एंड सेम इज डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन दिस इज़ एक्चुअली अ स्मॉलर पॉलीसैकराइड होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सेलुलोज। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ स्टार्च। ओके, ये सारे प्लांट्स में अपने को मिलता है स्टार्च। इट इज़ देयर, इट इज़ मेनली जो मिलता है अपने को उनके सीड्स और रूट्स में अपने को मिलता है स्टार्च। ओके, इट इज़ बेसिकली लाइक अ फ्यूल फॉर दीज प्लांट्स। ओके, सीड्स में ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी लगती है, बिकॉज जब तक प्लांट अपनी खुद की एनर्जी बनाना सीख नहीं लेता, जब तक खुद ग्लूकोज सिंथेसिस सीख नहीं लेता, तब तक का एक रिजर्व उसको दे दिया होता है सीड में। तो जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो ये एनर्जी यूज़ की जाती है, स्टार्च वाली एनर्जी यूज़ की जाती है फॉर जर्मिनेशन एंड इनिशियल ग्रोथ। एक बार ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, दे स्टार्ट टू मेक देयर ओन ग्लूकोज, दे स्टार्ट टू मेक देयर ओन स्टार्च और व्हाटएवर, और इसके हिसाब से फिर उनका ग्रोथ होते रहता है। जो मेन सोर्सेस है स्टार्च के वो है व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, बार्ली। ओके, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ स्टार्च। ओके, इसके अलावा सागो जो अपन साबूदाना होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्योर स्टार्च बेसिकली, लेकिन जनरली सीड्स के बारे में या फ्रूट्स के बारे में बात करें तो ये अपने को मिलते हैं। ओके, स्टार्च जो होता है दैट इज़ अ पॉलीसैकराइड ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का ही पॉलीसैकराइड है, इसका स्ट्रक्चर अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एंड इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय आइदर डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स टू डी ग्लूकोज। तो स्टार्च को अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू डी ग्लूकोज, और हमने आगे इसके पहले वाले क्लास में देखा था स्टार्च से अपन डी ग्लूकोज लेते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं स्टार्च से। ओके, तो स्टार्च को मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को छोटे पॉलीसैकराइड्स मिलेंगे और ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, वी गेट माल्टोज विच इज़ अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज, और इसको फिर से हाइड्रोलाइज किया तो मेरे को इंडिविजुअल मोनोमरिक यूनिट मिलता है विच इज़ ग्लूकोज। जो एंजाइम ये करता है दैट इज़ डायटेज। ओके, डायटेज ये ब्रेक डाउन कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है बेसिकली starch को into glucose. Okay, that is the enzyme that actually does that, but you can also do this using acid hydrolysis. ठीक है, starch is non-reducing sugar. Obviously सारे polysaccharides जो होते हैं these are all non-reducing sugars. वो थोड़ी देर में हम स्ट्रक्चर देखें तो उससे पता चल जाएगा तुमको। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है वो ये कि स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एमिलोज, दूसरा होता है अमीलोपेक्टिन। अमीलोज ये अबाउट 15 to 20% होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर स्टार्च, एंड लार्जर फ्रैक्शन होता है अमीलोपेक्टिन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बेसिकली बोथ ऑफ देम अमीलोज और अमीलोपेक्टिन इनसे ही स्टार्च बना है, ठीक है, इनसे ही स्टार्च बना है। तो ये दो फ्रैक्शंस उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों के दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अमीलोज। ओके, अमीलोज जो होता है स्टार्च का, देखो 15 to 20% होता है अमीलोज किसी भी स्टार्च में, दैट इज एक्चुअली वाटर सोल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द स्टार्च, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ठीक है,
एंड इसमें अबाउट 200 to 1000 यूनिट्स होते हैं. सो बेसिकली ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर रहता है. दिस इज़ लाइक स्ट्रेट चेन पॉलीमर. इंडिविजुअली इसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो लगे रहेंगे. ठीक है. इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो ध्यान में रखना पड़ता है अपने को. ऑब्वियसली इट हैज़ अ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कि दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं लेफ्ट और राइट वाले, दे यूजेस देयर अल्फा बॉन्ड्स. ओके. और इट इज़ अ लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4. ठीक है. सो C1 से C4 तक लिंकेज रहेगा. अब तुम इसको ठीक से देखो बेसिकली. ओके. सो हियर इट इज़. इसको मैं नंबरिंग करता हूँ. या सो सबसे पहले तो एनोमरिक कार्बन ढूंढो. इन द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज द एनोमरिक कार्बन, दैट इज गोइंग टू बी अवर नंबर 1 2 3 4 5. ओके. एंड देन 6. उसी तरह से यहाँ पे ये एनोमरिक कार्बन है, वहाँ से चालू कर रहे हैं अपन नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6. एंड यू डू द सेम थिंग. ओके. ये एनोमरिक कार्बन हो गया 1 एंड देन 4. ये एनोमरिक कार्बन हो गया, दिस इज 1 एंड देन 4. तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, लिंकेज कैसा है. ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखो. ओके. दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो लिंकेज है 1 ऑफ दिस. ओके. ये 1 हो गया. दैट इज मेकिंग अ लिंकेज विद द 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज. ठीक है. 1 ऑफ दिस इज अगेन मेकिंग अ लिंकेज विद 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे लिंकेज क्या हो गया 1 एंड 4. ठीक है. इफ़ यू लुक एट इट, ये जो OH ग्रुप है, ओके, जो ग्लाइकोसिडिक, ये नीचे की तरफ जा रहा है. ओके. और ये ऊपर की तरफ है, इजंट इट. तो ये अपोजिट हो गया. तो ये कौन सा हो गया, अल्फा. ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा, सारे के सारे अल्फा है, इजंट इट. तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. क्लियर है क्या. ठीक है. सो कैन वी अग्री दैट दिस इज अ स्ट्रेट चेन. 1-4-1-4 कनेक्टिविटी है ना, सीधी सीधी, इजंट इट. मतलब टर्मिनल ही कनेक्ट हो रहे हैं इस तरह से. सो वी गेट लिंकेज. ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉयरली, मतलब स्पायरल टाइप में जाता है, बेंड होता है बेसिकली. इट बिकम्स अ स्पायरल. सो यू गेट अ काइंड ऑफ लाइक अ थ्रेड लाइक प्रॉपर्टी. एंड इट इज़ वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन. ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अमीलोपेक्टिन ये उसके जैसा ही होता है बेसिकली, बट इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. ठीक है. इट इज़ हाईली ब्रांच्ड. अमीलोज कैसा था, स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांचेस नहीं थे. अमीलोपेक्टिन कैसा रहता है, हाईली ब्रांच फ्रैक्शन. सो ये होता है 80 to 85% ऑफ स्टार्च. बराबर है. ओके. बट दिस इज अ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स. इसमें जो यूनिट्स होते हैं दैट इज, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, इजंट इट. ब्रांचिंग ज़्यादा रहने की वजह से 25-30 अमीनो एसिड का ये लेंथ रहेगा. समझ में. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ 20 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ओके. इसमें भी अल्फा लिंकेज होता है, लेकिन इसमें 1 and 6 इस तरह का लिंकेज रहेगा. ठीक है. देखो 1-4 से अपने को क्या मिल रहा है, 1-4 से अपने को अमीलोज मिल रहा है. ठीक है. अमीलोज मिल रहा है. और 1-6 से अपने को मिल रहा है अमीलोपेक्टिन. ठीक है. तो इसमें स्ट्रेट चेन रहेगा अमीलोज का, और उस पर 1-6 का ब्रांचिंग रहेगा. ठीक है. ये पूरे इसको अपन क्या बोलेंगे, अमीलोपेक्टिन. बेसिकली ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो अमीलोज हो गया. अगर ब्रांचिंग आ रही है तो जहाँ पे ब्रांचिंग है वहाँ पे 1-6 रहेगा, और जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है वहाँ पे 1-4 की लिंकेज रहेगी. एंड सारे के सारे अल्फ़ा रहने की वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो यहाँ पे देखो, अभी ये है 1, ये है 4. ओके. सिर्फ मैं 1 और 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, and this is going to be your, this is 4, this is 5, and this is 6. okay, again 1 4 6. ठीक है. 6 को भी मार्क करें. यहाँ पे देखो 1, that is again anomeric carbon, this is 4 and this is 6. okay, 1 4 and 6. लिंकेजेस देखो किस तरह से आ रहे हैं. ये स्ट्रेट चेन है, isn't it. ये स्ट्रेट चेन में जो लिंकेज है दैट इज़ 1-4 की. ओके. ये 1-4 की लिंकेज है स्ट्रेट चेन में. समझ में. वही बोल रहे हैं अपन कि मेन स्ट्रेट चेन रहेगा जिसमें 1-4 का लिंकेज रहेगा. ओके. दिस फ्रैक्शन जो रहेगा स्ट्रेट वाला, दैट इज बेसिकली लाइक अमीलोज. लेकिन कहीं कहीं पे देर इज गोइंग टू बी 6 और 1, ये लिंकेज रहेगा. ओके. 6 और 1 का. तो ये हो गया ब्रांच. तो इस तरह के ब्रांचेस रहेंगे. इसको अपन बोलते हैं अमीलोपेक्टिन. क्लियर है क्या. तो यहाँ पे अपन ने
यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं 5 सब यूनिट्स, ओके। ऐसे करीब करीब 20 to 25 या 30 तक के यूनिट्स एक अमीलोपेक्टिन के सेगमेंट में होते हैं, ओके। देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल ब्रांचेस एट एवरी थिंग बेसिकली। सो 20-25 से एक ब्रांचिंग वाला ऐसा हाईली ब्रांच सेगमेंट बनेगा, उसको अपन अमीलोपेक्टिन बोलेंगे। और जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, एकदम स्ट्रेट चेन वाला सेगमेंट आ गया, वो उसको अपन बोल रहे हैं अमीलोज वाला। सो दैट वाज अबाउट स्टार्च, ठीक है। स्टार्च ध्यान में क्या रखना है, इसमें 2 फ्रैगमेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, अमीलोज एंड अमीलोपेक्टिन। ये अमीलोज है, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन, राइट। और देखो इट्स वाटर सोल्यूबल, इट इज़ 200 to 1000 यूनिट्स लॉन्ग, ठीक है ना, ये लंबा यूनिट होता है। एंड इट ओनली मेक्स अबाउट 20 to 25% ऑफ द एंटायर स्टार्च। और ब्रांचिंग वाला जो फ्रैक्शन है अमीलोपेक्टिन, ये छोटे होते हैं, मतलब इसकी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसमें कम होते हैं बेसिकली 25 to 30, लेकिन ये हाईली ब्रांच होता है, दिस इज़ वाटर इनसॉल्युबल। और दोनों में ब्रांचिंग तुमको बताएंगे, अमीलोज में 1,4 होता है, अमीलोपेक्टिन में 1,4 भी होता है स्ट्रेट चेन में, और ब्रांचिंग जहाँ पे आ रही है वहाँ पे 1,6 हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ सेल्यूलोज, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सेल्यूलोज इज़ वेरी अबंडेंट बेसिकली, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इट्स अबाउट 50% ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। सेल्यूलोज फॉर्म्स द फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल को सपोर्ट जो करता है, ओके, दैट इज़ बेसिकली सेल्यूलोज। सेल वॉल प्लांट्स के, ओके, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, बेसिकली प्लांट्स में ही होता है। तो प्लांट सेल वॉल का जो सपोर्ट सिस्टम बनता है दैट इज़ बेसिकली सेल्यूलोज। हमारे अंदर ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम है विच इज़ बोन्स, सो वी डोंट एक्चुअली नीड सेल्यूलोज, ठीक है ना। हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हम इस तरह से रहते हैं। सेल्यूलोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड अंडर प्रेशर एंड इट विल गिव यू डी ग्लूकोज। इसका मतलब है कि सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ओके। लिंकेजेस देख लो किस तरह से रहेंगे। इसमें C1 और C4 लिंकेज होते हैं बेसिकली, दैट इज़ बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ सिमिलर टू अमीलोज। अमीलोज में भी इसी तरह का लिंकेज था ना, C1 to C4, बस उसी तरह का लिंकेज है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इट इज़ अ बेटा ग्लाइको। यहाँ पे क्या था, अल्फा, अमीलोज में इट वाज अल्फा लिंकेज, यहाँ पे अपने को मिलता है बेटा लिंकेज। समझ में आ रहा है ना। स्टार्च में देर इज़ अल्फा लिंकेज, लेकिन सेलुलोज में देर इज़ अ बेटा लिंकेज, मतलब यहाँ पे बेटा ग्लूकोज आएगा, ठीक है। देखो किस तरह से आता है, ओके। सो दिस इज एनोमरिक कार्बन 1 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 6, ठीक है। दिस इज अगेन 1 4 एंड देन 6 कहाँ गया, या सो दिस इज 1, सो ये इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, डाउन में आ रहा है, ठीक है ना। देन दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, दिस इज 1 4 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा है, नंबरिंग इस तरह से जा रही है 1 4 6, इसमें नंबरिंग इस तरह से उल्टी आ रही है, ओके। इसमें फिर से नंबरिंग इस तरह से जा रही है, इसमें नंबरिंग इस तरह से आ रही है। अब ऐसा क्यों है, बेसिकली तो अल्टरनेट हो रहा है ये। अब ये ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अपना जो लिंक है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो बनना चाहिए, इजंट इट, दैट वाज द होल आइडिया। सो ये जो है ये बेटा है, ओके, दिस इज बेटा। क्यों, क्योंकि देखो OH ये बराबर है ना, ये ऊपर के साइड में जा रहा है लिंक, और ये ग्रुप भी ऊपर के साइड में, दोनों एक साइड में आते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, बेटा, ओके। तो ये जो अल्फा, ये जो ग्लूकोज है दैट इज़ नॉट अल्फा, दैट इज़ बेटा, ओके। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, इज दिस बेटा, ये भी बेटा है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप फिर से एक साइड में आ रहे हैं, ये फ्लिप्ड हो गया बेसिकली। मतलब कि जैसे मान लो कि ये ग्लूकोज देख लो, सो लेट्स से कि दिस इज़ योर CH2OH ग्रुप, कार्बन नंबर 6 का, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ, एंड देन यू हैव कार्बन नंबर 1 वाला OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला है। तो ये इस तरह से आ रहा है, ओके ओके, ये अपना बेटा हो जाता है। अब सेकंड इसमें देखो, इसको इसके साथ लिंकेज बनाना है, ठीक है ना। तो ये 1 4 वाला OH कहाँ जा रहा है, नीचे, ओके। ये 4 पकड़ लो, ये 6 पकड़ लो, ठीक है। सो इसको इसके साथ लिंक बनाना है ना, जिगजैग हो रहा है, इजंट इट। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इन्वर्टेड, इजंट इट, इन्वर्टेड हो जाएगा ये बेसिकली। तो इसके वजह से देखो ये जो ग्रुप है दैट इज गोइंग डाउन, समझ में आ रहा है ना, दैट इज गोइंग डाउन एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग डाउन, ये पूरा फ्लिप हो गया मॉलिक्यूल, ओके। इस तरह से
मतलब ये इस तरह से फ्लिप हुआ है उस साइड में, तो इस तरह से कि वी गेट 1 and 4 इन द सेम पाथ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दोनों एक साइड, तो दे कैन नाउ मेक अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, सो ये बेटा है, ये भी बेटा है। इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेटा। ये है ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो दिस आर बेसिकली बेटा, इजंट इट। ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, एंड ऑब्वियसली दिस इज डाउन, दिस इज ऑल्सो डाउन। कार्बन नंबर 6 इज डाउन, दिस इज ऑल्सो बेटा। सो ऑल ऑफ देम आर बेटा, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है ना? ओके, लिंकेज कैसा है 1,4, सो इट्स अ बेटा 1,4 लिंकेज, ओके, बिटवीन C1 एंड C4 ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड है क्या? यस सर। यस सर। अमीलोज में कौन सा लिंकेज था? अल्फा। बेटा में कौन सा है? बेटा। अमीलोज स्ट्रेट चेन था, और सेलुलोज इज ऑल्सो स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है 1,4 वाला, बेसिकली सेम थिंग है। तो ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे अल्फा लिंकेज था, दोनों जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे वो अल्फा थे, और यहाँ पे दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे आर एक्चुअली बेटा। ओके, बेटा के सेट मतलब ऊपर वाले जा रहे हैं, या OH ग्रुप ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से। मतलब द डिफरेंस ये आ रहा है कि अमीलोज स्टार्च में इस तरह का बॉन्डिंग बन रहा है नीचे से, इजंट इट, और सेलुलोज में ऊपर से बॉन्डिंग बन रहा है, दैट इज द डिफरेंस। और उसकी वजह से ये फ्लिप हो रहा है मॉलिक्यूल। ओके, कभी कभी किसी मॉलिक्यूल्स में किसी इसमें इस तरह की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। मतलब यू टेक अल्फा, बोथ ऑफ देम आर अल्फा, अल्फा पोजीशन में ही दिया हुआ है, एंड देन दे इस तरह से दिखाते हैं। ओके, मतलब ट्रांस टाइप की बॉन्डिंग दिखाते हैं बेसिकली। इट इज़ ऑल्सो सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे रादर देन फ्लिपिंग द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, वो उसी कन्फर्मेशन में, मतलब सारे के सारे सीधे के सीधे ड्रॉ कर लिए, और लिंकेज फिर डायगोनली दिखा रहे। समझ में आया ना? यहाँ पे अपन कैसा लिंकेज सीधा दिखाना है, इसलिए सब इसे फ्लिप करके अल्टरनेट ये कर रहे हैं अपन। ओके, अल्टरनेट ड्रॉ कर रहे हैं इनको, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। ओके, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिंकेज, ऐसा डायगोनल नहीं होता है, इसी तरह का लिंकेज होता है। ओके, ये जो चेन्स होते हैं, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन, और ये सारे सेलुलोज की चेन्स है बेसिकली। और फिर इनके बीच में देयर आर दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द चेन्स। ओके, और इनसे ये जो चेन्स है वो बंडल्स के फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। दे बिकम लाइक अ बंडल, और छोटे छोटे बंडल्स होते हैं सेलुलोज के, और ये बंडल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिससे अपन काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं यूजिंग दैट सेलुलोज बंडल्स। एप्लीकेशन क्या होते हैं सेलुलोज के? बहुत ज़्यादा है, क्या ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें यूज़ करते ही है। टेक्सटाइल बोले तो कपड़े वाली, ठीक है ना, पेपर प्लास्टिक इसमें भी यूज़ करते हैं। सेलुलोज एसीटेट ये अपन प्लास्टिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेलुलोज एसीटेट ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है ना, उसमें यूज़ करते हैं सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। मिथिल सेलुलोज ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ कर रहा है। मिथिल सेलुलोज जो होता है दैट इज़ एक्चुअली इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। ओके, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है, ये एक अलग फॉर्म है बेसिकली। ये मतलब किसी तरह उसको क्रिस्टलाइन करवाते हैं, आई थिंक, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसको लाइक बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं सेलुलोज को, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर, उसको शायद से बोलते हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये एज अ फिलर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। फिलर्स जैसे टैबलेट्स होते हैं ना, टैबलेट्स में 5 मिलीग्राम की टैबलेट है मान लो, ओके, 5 मिलीग्राम की टैबलेट है। अरे 5 मिलीग्राम का कितना छोटा होता है, तुम टैबलेट तो भी बना सकते हो क्या उसका? नहीं बना सकते ना, वो इतना सा टैबलेट रहेगा। ओके, तो निकालने जाओगे तो गिर जाएगा हाथ में से, इतना छोटा टैबलेट रहेगा उसका। खाने में इट्स नॉट कन्वीनियंट, बहुत छोटा साइज़ होता है ना, तो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली ईट, ऑलराइट। और फिर वो ठीक से ब्रेक भी होना चाहिए, अच्छे से स्टमक में भी जाना चाहिए। सो दोज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो करते क्या है कि बहुत कम अगर ड्रग है तो उसको फिल करने के लिए फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को यूज़ किया जाता है बेसिकली। सो इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना सा है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अब तुम उसको पंच कर सकते हो बढ़िया एकदम, अपने कंपनी का लोगो लगवा सकते हो। टैबलेट्स के ऊपर होते हैं ना, लाइन्स होते हैं, लोगो होते हैं, उनका ब्रांडिंग होता है। ये सब तुम बड़े टैबलेट पे कर सकते हो, छोटे टैबलेट पे नहीं कर सकते। इसलिए
माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ किया जाता है। तुम अगर कैप्सूल्स देखते हो, कैप्सूल्स, ठीक है ना, कैप्सूल्स को ओपन करके देखना, काफ़ी सारा ड्रग उसमें दिखता है। एक्चुअली ड्रग उसमें बहुत कम होता है, लेकिन काफ़ी सारा जो चीज़ होता है उसमें वो यही होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। क्योंकि कैप्सूल ठीक से फिल हो, इसलिए उसको जो छोटा सा ड्रग होता है उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज से मिक्स किया जाता है और उसको फिर कैप्सूल में भरा जाता है, तब जाके पैकिंग जो है वो टाइट आती है। अदरवाइज लूज पैकिंग रहेगी ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू। ओके, सो इसलिए टाइट पैकिंग है, इसलिए इसको अपन फिलर करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ओके, ये तो अपना लास्ट पॉलीमर है बेसिकली, पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन। इसको अपन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स में यूज़ करते हैं बेसिकली। इट इज़ मेड प्राइमरीली इन लीवर एंड मसल सेल्स। कहाँ पे बनता है ये? लीवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ऑब्वियसली। इट इन्वॉल्व्स two types of linkages. Okay, remember that this has a structure similar जो प्लांट में होता है और जो प्लांट में एज ए एनर्जी सोर्स करके यूज़ किया जाता है। स्टार्च का जो अमीलोपेक्टिन होता है, बराबर है ना, दैट इज़ द वन दैट इज़ ब्रांच्ड। अमीलोपेक्टिन इज़ द ब्रांच फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टार्च। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये बेसिकली अमीलोपेक्टिन जैसा दिखता है और अमीलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज सेम, स्ट्रक्चर भी इसका वैसे ही है, बेसिकली एमिलोपेक्टिन जैसा ही है। इट इज़ सिंपली मोर ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड। ओके, क्योंकि देखो ग्लाइकोजन स्टोर करना है अपने को, तो डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। लेकिन हम ज़्यादा ग्रो नहीं होते, शादी वादी में प्रॉब्लम हो जाती है फिर, इजंट इट, बराबर है ना। फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए तो। ओके, सो यू नो वी हैव अ लिमिटेशन कितना हम ग्रो कर सकते हैं। सो इसलिए हमारा जो सोर्स है ग्लाइकोजन एनर्जी सोर्स, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पैक करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। बट इट हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट चेन रहेगा, 1,4 C1 लिंकेज रहेगा जिसमें, ओके, और ब्रांचिंग रहेगा जिसमें C4 और C1 C6, ठीक है। जहाँ पे ब्रांच आएगा वहाँ पे C1 और C6 का लिंकेज रहेगा। ओके, सो ब्रांचेस हैव C1 C6 लिंकेज, एंड दोनों लिंकेज कैसे रहते हैं? अल्फा लिंकेज ही होते हैं, मतलब सारे के सारे ग्लूकोज दे आर अगेन अल्फा। और देखो स्ट्रक्चरली इट इज़ वेरी सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। जिस तरह से प्लांट्स स्टार्च को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह से हम भी ग्लाइकोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है जब हम खाना बंद कर दे। मान लो तुमने 1 दिन 2 दिन खाया ही नहीं, इजंट इट, तो फिर ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन यूज़। ये जनरली जो मैराथन रनर्स ये होते हैं ना, ये जनरली दे आर वेरी इफिशिएंट इन डूइंग दैट, स्विचिंग द साइकिल्स। ओके, फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बजाय they can switch it after a certain time, obviously when they run out of blood glucose they can switch it to glycogen source. Okay, glycogen breakdown करना चालू हो जाता है उनकी बॉडी में। glycogen is broken down by enzyme called as glycogen phosphorylase. Okay, ये एंजाइम होता है जिससे glycogen gets broken down into glucose. Okay, जब अपने को फ्यूल की ज़रूरत होती है। Okay, similar to amylopectin मैंने ऑलरेडी बताया है, only thing is it is extensively branched, ठीक है ना। अमीलोपेक्टिन से भी ज़्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है ये ग्लाइकोजन। सो इफ यू लुक एट दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्लाइकोजन, इट इज सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन। ओके, सो 1 4 1 4, ये 6 आ गया है यहाँ पे ऊपर में, 1 4 6 1 4 6, अगेन 1 4 6 1 4 6, बराबर है ना, एग्जैक्टली सेम है। दिस आर ऑल अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि सारे अपोजिट साइड में जा रहे हैं ना, ये नीचे ये ऊपर है, सबके इसमें यही सिचुएशन है। OH जो है वो नीचे जा रहा है, एंड दे आर फॉर्मिंग दिस 1,4 लिंकेज। ओके, और जहाँ पे ब्रांच आता है वहाँ पे 1,6 लिंकेज है। ओके, और सारे अल्फा रहने की वजह से इसको बोल रहे हैं अपन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खाना खाना ही पड़ता है अपने को, इजंट इट। प्लांट्स को बनाना पड़ता है बेसिकली सो दैट दे कैन यूज़ इट।
बनाते अपने लिए नहीं बनाते वो, मतलब दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं वो, दैट इज़ वन ऑफ देयर थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, बट जनरली उनको कार्बोहाइड्रेट खुद के लिए बनाते हैं वो, एंड देन सो दैट दे कैन स्प्रेड एंड जेनेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाए, इसलिए फिर दे कैन मेक फ्रूट्स एंड स्टफ, okay, for other animals. They form major source of food and act as a fuel in many living organism. Complex carbohydrates are obtained from cereals, breads and pasta. ठीक है, इनसे अपने को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है बेसिकली, और यही अपने को खाने चाहिए. सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, शुगर, जैम्स, कैंडी, ये नहीं खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए. ठीक है. पॉलीसैकेराइड्स स्टोर एज अ एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स as starch and animals as glycogen. Okay, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते. फॉर एग्जांपल सेलुलोज इन प्लांट्स, ये उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. उसके अलावा डीऑक्सीराइबोज जो होता है, दैट इज़ द कंपोनेंट इन डीएनए. ओके, इसमें देखो राइबोज शुगर आ रही है, मैंने तुमको क्लासिफिकेशन में बताया था. इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, राइट. राइबोज, इसके बाद में ग्लूकोज आता है ना. राइबोज रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज एक्चुअली फाउंड इन डीएनए. नेक्स्ट इज वाइटामिन्स. ठीक है, वाइटामिन्स देखो, ये इन जनरल आपको मेमोराइज ही करना पड़ता है वाइटामिन्स को, तो थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, उतनी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये तुमको ही ध्यान में रखना पड़ता है. देयर इज़ नॉट मच टू टीच विथ रिस्पेक्ट टू वाइटामिन्स. ठीक है ना, मैं जितना इन्फॉर्मेशन है मैं बता दूंगा, लेकिन याद तो तुमको ही रखना ही है, और ये याद करना, मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा. वाइटामिन ये जो टर्म है, ये ओरिजिनेट हुआ था क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर अमीन्स एंड दीज आर वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल, मतलब ये खाना ज़रूरी है. ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड्स जो अमीन्स थे और इनको खाना ज़रूरी था, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते थे वाइटामिन्स. समझे, वाइटल अमीन्स, इनको खाना ज़रूरी है. ठीक है, तो इनको पहले बोला जाता था कि दीज आर अमीन्स, लेकिन बाद में पता चला कुछ कंपाउंड्स आए जो अमीन्स नहीं थे. ओके, पहले कुछ कंपाउंड्स थे, दे वर प्रॉब्ली अमीन्स, एंड देन बाद में ऐसे पता चला कि दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर नॉट अमीन्स, ये भी वाइटल है. तो फिर इसको भी अपन ने इसी कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन नाम वही रखा. ओके, मैंने नाम चेंज नहीं किया. वाइटामिन्स अपन बोलने लग गए बेसिकली, बट दीज आर कंपाउंड्स दैट मे बी अमीन्स, मे नॉट बी अमीन्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विद देम बीइंग अमीन्स. ठीक है, सो इसमें डाइवर्स क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के ग्रुप्स इसमें आते हैं. सो ये जो डेफिनेशन है, दैट इज़ नॉट फाउंड टू बी ट्रू, क्योंकि काफ़ी वाइटामिन्स दे आर नॉट इवन अमीन्स. ठीक है, बट वाइटामिन्स जो है, दीज आर वाइटल टू आवर सर्वाइवल, ध्यान में रखना. ओके, दिस कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी. तो इसका मतलब क्या है, दे मस्ट बी obtained फ्रॉम डाइट. ठीक है ना, तो खाने के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो शारीरिक या मानसिक बीमारियां होती है. शारीरिक बीमारी तो ठीक है, क्योर कर लोगे, मानसिक बीमारी होगी तो क्या करोगे. ठीक है ना, सारा जो पूरा तुम्हारा फिजिकल एंड मेंटल जो बैलेंस है, वो कंट्रोल किया जाता है बाय वाइटामिन्स. दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर एवरीथिंग. ओके, सो देर आर टोटल 13 vitamins that are universally accepted. ठीक है, there are 13 vitamins that are universally accepted. They are very diverse, chemically very different from each other. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सो इनको अपन क्लासीफाई करना आसान नहीं है. केमिकली क्लासीफाई या फिर सोर्स से अलग, इस तरह से अपन नहीं कर सकते क्लासीफाई. दे आर सो डाइवर्स. ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन है ही नहीं बेसिकली. दो ही टर्म में इसको क्लासीफाई किया था, नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको दिखा दूंगा. वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, यही इसका क्लासिफिकेशन है. ओके, वाइटामिन्स आर डेजिग्नेटेड एज अल्फ़ाबेट्स ABCDEK. ओके, और अगर कोई सब ग्रुप है तो उसको अपन सबस्क्रिप्ट से इंडिकेट करते हैं. डी के सब ग्रुप्स है तो D1, D2, D3 होते हैं. बी के काफ़ी है, B2, B1, B6, B12, B9, B8, ये काफ़ी इसके ग्रुप्स है बेसिकली, ये सब अपन देखेंगे. ओके, उसी तरह से के भी सब ग्रुप्स है, ए के भी है, ई के भी है. सो देर आर सब ग्रुप्स फॉर ऑल द वंस. सिर्फ हम इंपॉर्टेंट वाले सब ग्रुप ही देखेंगे. इसमें बेसिकली सब ग्रुप जो आते हैं वो बी के आते हैं. बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं अपन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यही सब ग्रुप्स अपन देखने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन देख लो, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन. ओके, फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन A, D, E एंड K. क्या याद रखना है, अडेक ध्यान में रख लो. ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन.
देन वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, इसमें B1 BC सारे के सारे, एंड देन वाइटामिन सी, ओके, विच इज अस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान में क्या रखना है, BC, अडेक BC, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल, अडेक BC, समझ में है। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ विटामिन ए, उनके सोर्सेस, उनका डिफिशियंसी डिजीज कौन सा होता है, और ओवरडोज हो जाए तो क्या होता है। इन सम केसेस ओवरडोज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ज़्यादा खा लिया विटामिन तो, ठीक है ना। हमारा जनरली जो इशू होता है वो होता है डिफिशियंसी वाला इशू, डिफिशियंसी का इशू होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देखो। सबसे पहला विटामिन देख रहे हैं विटामिन ए, इसको अपन रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। रेटिनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आँखों के लिए ज़रूरी होता है, रिमेंबर, ओके, नाइट विजन के लिए ज़रूरी होता है। इसके डिफिशियंसी में जनरली तुमको क्या मिलेगा फिर, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका डिफिशियंसी इट कैन ऑल्सो कॉज हाइपर केराटोसिस, ओके। हाइपर केराटोसिस ये स्किन का प्रॉब्लम है बेसिकली, जो पैप्यूल्स होते हैं ना बालों के, वो अब नॉर्मल होते हैं बेसिकली, इट्स अ स्किन डिजीज़, ठीक है। एंड देन वी हैव केराटोमेलेशिया, दिस इज़ एक्चुअली अ आई डिजीज़, ठीक है। केराटोमेलेशिया आई का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट हैपन्स इन केराटोमेलेशिया। सो रेटिनॉल कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुमको मालूम होना चाहिए, कैरेट ये फेमस है, ओके, रेटिनॉल के लिए। ये आप अपने को रेटिनॉल नहीं होता, अपने इसको कैरेटिनॉइड्स मिलता है कैरेट में, ठीक है ना। और ये कैरेटिनॉइड्स जो होते हैं इससे बनता है तुम्हारा विटामिन ए, रेटिनॉल। सो कैरेटिनॉइड्स जो कैरेट में होते हैं दैट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट भरपूर खाओ, अभी सस्ते हो गए, ठीक है, भरपूर खाओ कैरेट्स, ओके, खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सेस में जनरली होता नहीं है कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम, नेचुरली अगर तुम खा रहे हो कैरेट से घी तो कोई ज़्यादा ऐसा एक्सेस वाला प्रॉब्लम होता नहीं है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जितना कैरेट खाओ उतना अच्छा है। उसके अलावा ये लीवर में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, ओके, ब्रोकली तुमको मालूम होगा, है ना, उसमें मिलता है। स्वीट पोटैटो, बटर स्पिनच, पम्पकिन, एग, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया है कि जो नॉनवेज वाले हैं ना आइटम, उनको मैंने येलो में कर दिए है, ठीक है। तो तुम देखो कि क्या क्या खा रहे हो तुम, अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो मान लो, ठीक है ना, नॉनवेज नहीं खा रहे हो, ठीक है। लिवर बेसिकली खाना चाहिए किसी भी एनिमल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी भी एनिमल का मतलब सॉरी, जो एनिमल्स अपन खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लिवर ऑब्वियसली खाना चाहिए, या उसके बाद एग खाना चाहिए, ठीक है। एग होल एग पूरा खाना चाहिए, एक सिंगल एग इज़ फाइन। अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो बाकी चीज़ें देखो तुम क्या खा रहे हो उसमें से, ठीक है ना, देख लो, ओके। और अगर नहीं खा रहे हो तो जो येलो वाली चीज़ें है वो खाना चालू कर दो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, लिवर प्रॉब्लम होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा विटामिन नहीं खाना चाहिए, टैबलेट्स जो होती है ना, इससे किडनी भी प्रॉब्लम देता है क्योंकि फिल्ट्रेशन में इशू होता है। सो किडनी में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा विटामिन एक्सेस में नहीं खाने चाहिए एज अ टैबलेट या पाउडर करके, ठीक है। नेचुरल तरीके से तुम जितना खा सकते हो खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी इसको बोलते हैं कोल कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन है, D1 से लेके D5 तक, ओके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो होता है दैट इज़ D3, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और ये देखो यहाँ पे मिलता है। अब ये सी फूड वाली जो चीज़ें है वो इस तरह के कलर में है बेसिकली, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में सी फूड, ओके। कैटफिश, सालमन, मैकरल, तो ये खाने चाहिए ऑब्वियसली। नहीं तो कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स आती है, कैप्सूल्स आती है, वो खाओ, ठीक है। मिल्क, देखो मिल्क पीना ज़रूरी है। एग योक, येलो वाला जो पोर्शन होता है वो खाना चाहिए। बटर, चीज़, और नहीं कुछ तो जाके धूप में जाके सेको, ओके। ये सीज़न अच्छा है तुम्हारा, जो मॉर्निंग की जो क्लासेस है, ओके, धूप में बैठ के कर सकते हो तुम। ये सीज़न में बहुत अच्छा सनलाइट मिलेगा, बोन्स स्ट्रांग होंगे, क्योंकि डी जो है विटामिन डी ये अपने को फ्रीली अपने बॉडी में बनता है, सनलाइट की वजह से ट्रिगर होता है सिंथेसिस अपने बॉडी में, ठीक है। सनलाइट देता नहीं है अपने को, ऐसा नहीं कि सनलाइट में बैठे तो भड़ाभड़ विटामिन डी मिल रहा है अपने को, नहीं, विटामिन डी का सिंथेसिस ट्रिगर होता है, ओके, सनलाइट में। सो यू कैन एक्चुअली सिट, मॉर्निंग के जो क्लासेस होते हैं तुम्हारे वो सनलाइट में बैठ के करो, बड़ा अच्छा लगेगा तुमको। समझ में आया ना, इनमें ये इसके सोर्सेस है। और इसके डिफिशियंसी क्या होती है, अगर विटामिन डी डिफिशियंसी है तो क्या मिलेगा तुमको, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स में क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, तो बेंड हो जाते हैं, ओके। मतलब मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये अडल्ट में होता है बेसिकली। अडल्ट मतलब तो जो जो किड्स होते हैं ना, अडल्ट किड्स होते हैं, उनमें जो बोन्स होते हैं ना सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं बेसिकली। तो जिसके वजह से बोन जैसे पैर एकदम ये हो जाए, तुमने सैराट में देखा होगा वो उसका जो लेग्स थे दैट वाज लाइक दिस। ओके, सो दैट कुड बी जेनेटिक डिसऑर्डर और सम अदर इशू, बट उस तरह का मैं बता रहा हूँ कि रिकेट्स में उस तरह के बोन्स बन जाते हैं, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से सॉफ्ट, तो ये बेंड हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल स्ट्रेट नहीं रहेंगे फिर। दूसरा था ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके, सेम थिंग एज रिकेट्स, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया में जो मिनरल्स है ओके वो ठीक से नहीं एब्जॉर्ब होते, सो बोन्स बिकम्स एक्चुअली वीक। ओके, सिर्फ सॉफ्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वीक की भी बात हो रही है। बोन्स आर एक्चुअली वीक ऑस्टियोमलेशिया में, ठीक है। ये कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस ये जो है इनके कमी के वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम के कमी की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन के कमी की वजह से भी हो सकता है, या विटामिन डी के न मिलने के वजह से भी हो सकता है, ठीक है। विटामिन डी की अगर कमी है भाई तो बोन्स तो ठीक से बनेंगे नहीं तुम्हारे, इतना तो पक्का है, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो यू कैन हैव हाइपर कैल्शियमिया। ये एक प्रॉब्लम होता है हाइपर कैल्शियमिया में कि इसमें किडनी ख़राब हो जाती है बेसिकली, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना ये जमा हो जाता है किडनी में फिर। ओके, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है बॉडी में, इट कुड बी सम अदर प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स होने लगते हैं आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाइपर कैल्शियमिया यू नो दैट कुड बी द प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं बिफोर यू एक्चुअली गो टू सम अदर रिस्क फैक्टर, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही होगा, लेकिन बिफोर यू गो टू एक्चुअली ब्रिटल बोन्स यू एक्चुअली गेट थ्रू लॉट ऑफ अदर इश्यूज, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हो गए या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई होता है टोकोफिरॉल्स, ठीक है। टोकोफिरॉल्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स करके माने जाते हैं। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े काम की चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, खूबसूरती के लिए और लंबे ज़िंदगी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी लोग स्किन पे लगाते हैं, तुमको याद होगा कि आजकल जो फेस मास्क आते हैं या क्रीम्स आते हैं उसमें सब में एंटीऑक्सीडेंट लिखा होता है। तुम्हारे चाय में एंटीऑक्सीडेंट है, तुम्हारे हेयर ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट, हर जगह एंटीऑक्सीडेंट आजकल आने लग गए, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दे आर एक्सटर्नली, बट ऑब्वियसली इंटरनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें ये जनरली मिलते हैं वेजिटेबल ऑयल में, कच्चे ऑयल में मिलता है। कच्चा ऑयल बोले तो अनप्रोसेस्ड ऑयल जो होता है, घानी का तेल, उसमें अपने को एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिलते हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल्स है ना, पालक हो गया या फिर उस तरह के जो वेजिटेबल्स आते हैं ये खाने चाहिए, इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और हम लोग करते क्या है कि हम लोग एक्चुअली इसको पका के खाते हैं, एक्चुअली पका के नहीं खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, क्या, क्योंकि जब पकाते हैं हम चीज़ों को, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट की वजह से, दे आर वेरी सेंसिटिव। ये टोकोफिरॉल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, विटामिन ई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो पकाने नहीं चाहिए टोमेटोज। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ टोकोफिरॉल। ओके, और बाकी सारी चीज़ें तो है ही है, मिनरल्स है, ये है वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं टोमेटोज़ में। ओके, होल ग्रेन्स और नट्स ये भी खाओ, ठीक है। डिफिशियंसी जनरली रेयर होती है, लेकिन अगर डिफिशियंसी हो जाए तो अपनी जो इम्यून सिस्टम है दैट कैन बी इम्पेयर्ड, ठीक है। अल्फा टोकोफिरॉल से जनरली ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन येस इट हैज़ बीन क्लिनिकली बीन प्रूव्ड कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्जिविटी। ओके, टोकोफिरॉल्स दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट सर्टन कंडीशंस, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, कैंसर हो गया, इनको प्रिवेंट करने में या डिले करने में टोकोफिरॉल्स आर वेरी यूजफुल। समझ में आया ना। तो बिकॉज दे आर एंटीऑक्सीडेंट, ये फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, और फ्री रेडिकल से जो अलग अलग बीमारियां होती है, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया या फिर कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारियां ये रोकने में काम करता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर हेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर हेल्थ। तुमको आगे कोई बीमारी ना हो उसके लिए, क्योंकि बीमारी एक बार हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी एक बार हो जाए ना तो हो गया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इनका क्योर ही नहीं है, देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिजीजेस, इजंट इट। तो ये ना हो इसके लिए भी तुमको खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अभी तो बहुत अच्छे से जी रहे हो तुम, 50-60 में बीमारियाँ हो गई
तो उसके बाद पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है और फिर आदमी पछताता है यार ढंग से नहीं, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम। ओके, विटामिन के ये होते हैं फाइलोक्विनोन्स एंड मेनाक्विनोन्स, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मेनली अगेन देखो ग्रीन वेजिटेबल्स में आ रहा है अपन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। ओके, फ्रूट्स में मिलते हैं जैसे एवोकाडो हो गया। ओके, एवोकाडो मालूम है ना? ओके, ग्रीन कलर का जो फ्रूट आता है। ओके, इससे एवोकाडो ये बनाते हैं अपन, एक तरह का पेस्ट बनाते हैं, चिप्स के साथ खाते हैं इसको, बड़ा अच्छा लगता है। ओके, देन कीवी, ग्रेप्स, सोयाबीन, ये सारे, ये एवोकाडो इज़ एक्चुअली कहना लाइक मोर स्पेनिश फ्रूट, ज़्यादा स्पेनिश कुजिन्स में मैंने ज़्यादा देखी है इसको। ओके, सो ये इसके विटामिन के सोर्सेस है। अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यू गेट अ ब्लीडिंग डायथेसिस, मतलब कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि विटामिन के इज़ एक्चुअली अ कोएगुलेटिंग फैक्टर। बायो वालों को मालूम होना चाहिए, विटामिन के इज़ अ कोएगुलेटिंग फैक्टर। ब्लड को कोएगुलेट करने में विटामिन के का बहुत ज़्यादा हाथ है, इज़न्ट इट? तो होता क्या है कि अगर विटामिन के तुम्हारे बॉडी में कम है तो क्या होगा, ब्लीडिंग ठीक से नहीं होगा, तुम्हारे जो प्लेटलेट्स है वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्लॉट नहीं करेंगे, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। कभी कभी तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है अगर विटामिन के लेवल बहुत ज़्यादा कम है, दैट कैन बी फेटल, ठीक है ना, ये ज़्यादा फेटल होता है। सो ब्लीडिंग डायथेसिस होता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर रहने की वजह से अगर ज़्यादा हो जाए तो तुमको क्या होगा, इंक्रीज्ड कोएगुलेशन, गांठें बन जाएगी, खून में भी ये क्लॉट हो सकता है। ओके, क्लॉट बन सकता है, तो इसके वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो विटामिन के का लेवल जो है ये ऑप्टिमम होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ओके, तो ये हो गया, हमने विटामिन ए देखा, डी देखा, ई देखा, के देखा। दीज आर ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है ना, फैट सोल्यूबल विटामिन्स है यहाँ तक। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज़ बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे है, B1। ओके, B1 को अपन बोलते हैं थायमिन, ध्यान में रखना है नाम। ओके, तो ये देखो कहाँ कहाँ मिलता है विटामिन, मीट में तो मिलता ही है, मीट लिवर में भी मिलता है, एग्स में भी मिलता है। इसके अलावा, ठीक है ना, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए होल ग्रेन्स, ओटमील, फ्लैक्स, सनफ्लावर ऑयल, ब्राउन राइस, ये तो बहुत कम मिलता है अपनी तरफ, एंड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में भी B1 होता है, ठीक है। तो देख लो कहाँ से मिल रहा है तुमको विटामिन B1, यहाँ से। ओके, अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यू गेट बेरी। बेरी के सिम्टम्स होते हैं वेट लॉस, वीकनेस, पेन। ओके, एकदम सुकड़ा जाता है आदमी। B1 अगर कम है ना तो एकदम सुकड़ा जाएगा, बिल्कुल हड्डियाँ दिखने लगेगी, दैट इज़ बेरी, ठीक है। और इसका डिफिशियंस ओवरडोज सिम्टम होता है इसका ड्राउजीनेस एंड मसल रिलैक्सेशन। ज़्यादा हो जाए तो ड्राउजीनेस और मसल रिलैक्सेशन तुमको मिलता है मतलब दैट इज़ लाइक द साइड इफेक्ट ऑफ इट। B2 होता है राइबोफ्लेविन। ओके, राइबोफ्लेविन ये अपने को देखो मीट, फिश एंड एग्स, इसमें तो मिलता ही है में बेसिकली। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल रहा है, बनाना, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, ठीक है। और इसका डिफिशियंसी होता है अराइबोफ्लेविनोसिस। अराइबोफ्लेविनोसिस ये बेसिकली ये होता है, मतलब तुम्हारे जैसे मुंह में छाले आते हैं ना, रिमेंबर छाले आते हैं, तो डॉक्टर तुमको विटामिन बी खाने को देता है, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस। ओके, इसमें स्वेलिंग आता है माउथ एंड थ्रोट में, डर्मेटाइटिस होता है। ओके, डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर राइबोफ्लेविन की कमी है ना तो मुंह में छाले आ जाते हैं बेसिकली। ओके, इसको अराइबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं। विटामिन B3 है, दैट इज़ कॉल्ड एज नियासिन, मीट, एग्स एंड लिवर, ठीक है। ये तुमको एक दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है कि मीट और एग और लिवर ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ये इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है। काफ़ी विटामिन जो है ये इनमें से ही अपने को मिल रहा है। देन यू ऑल्सो मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क में भी देखो तुम काफ़ी जगह कॉमन आ रहा है मिल्क, सीरियल, ग्रेन्स, पीनट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो कॉमन चीज़ अगर तुम देखोगे तो तुमको लीफी वेजिटेबल्स खाना है, सीरियल्स इन ग्रेन्स खाना है, और किसी तरह का मीट खाना है। ओके, और मिल्क, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेलेग्रा, दैट इज़ द डिफिशियंसी सिम्टम। इसमें देखो सिम्टम्स होते हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, पागल, ठीक है ना। डिमेंशिया बोले तो लूजिंग द माइंड बेसिकली, डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया होता है। इस कंडीशंस को अपन बोलते हैं पेलेग्रा, ठीक है। और इसके वजह से होता है, ओवरडोज के वजह से लिवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं नियासिन में। ओके, विटामिन B5 ये होता है पैंटोथेनिक एसिड,
ठीक है, ये ध्यान में रखो। विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, सभी नाम्स तुमको ध्यान में रखने हैं। मीट्स, होल ग्रेन्स, ब्रोकली एंड एवोकाडोस, इनमें ये मिलता है। ओके, इसमें डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है पैरास्थेशिया, विच इज़ बेसिकली अ सेंसेशन ऑफ प्रिकिंग एंड टिंगलिंग और नमनेस, ठीक है ना, मतलब किसी तरह के नमनेस आती है या प्रिकलिंग सेंसेशन रहती है तुम्हारे बॉडी में विदाउट एनी कॉज। ओके, मतलब ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं दर्द होते रहेगा, ओके, कहीं ना कहीं चुभते रहेगा, हालांकि हुआ कुछ नहीं है, जस्ट ये एक सेंसेशन रहती है। ओके, इसको बोलते हैं पैरास्थेशिया। ये इसलिए होता है क्योंकि देर आर इश्यूज विद द न्यूरोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है, द न्यूरॉन्स कभी कभी फायर करते हैं, दैट कॉजेज द पेन सिग्नल। ओके, और एक्सेस हो जाए तो डायरिया हो जाता है। विटामिन B6, इसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B6। ओके, मीट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पायरोडॉक्सिन का, ठीक है। विटामिन B6 अपने को बहुत ज़्यादा मीट्स में से मिलता है या फिर होल ग्रेन्स में से मिलता है, वेजिटेबल्स, नट्स एंड बनानास। इनफैक्ट नट्स एंड होल ग्रेन्स, दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स इसका मीट ही होता है, लेकिन ठीक है। अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यू गेट अनेमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अनेमिया मतलब तो ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल का जो कैरी करना जो होता है दैट डिक्रीजेस, इसको अपन बोलते हैं अनेमिया। सो योर बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब जो हाथ पैर के जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरो। तो ठीक से काम नहीं होगा, ठीक से ग्रिप नहीं पकड़ पाओगे, हो सकता है पेन रहे कंसिस्टेंटली। ओके, एक तरह का अजीब सा जलने वाला सेंसेशन होता है इसमें, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में आग लगी है। ओके, दैट्स द फीलिंग यू गेट, एक कंसिस्टेंट ये पेन रहता है उसमें, इसको बोलते हैं अपन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, नर्व का डैमेज हो रहा है। ओके, और एक्सेस लेते हैं तो भी नर्व डैमेज होते हैं। नेक्स्ट इज B7, दैट इज बायोटीन। ये अपने को मिलता है रॉ एग योक में। रॉ एग योक जो येलो पोर्शन होता है ना, रॉ वाला, उसमें मिलता है अपने को, ठीक है। ये तो अपन रॉ तो कभी नहीं खाते, इजंट इट, वी डोंट यूजुअली ईट रॉ एग, जो खाते हैं वो भी नहीं खाते। ओके, जैसे अपन हीट करते हैं ना तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है बायोटीन उसमें से। ओके, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन लीवर, वेजिटेबल्स एंड पीनट्स, ठीक है। और डिफिशियंसी का कॉज करता है डर्मेटाइटिस एंड एंट्राइटिस। ओके, एंट्राइटिस, सो डर्मेटाइटिस तो इस स्किन का प्रॉब्लम हो गया। ओके, स्किन के ऊपर छाले आ जाते हैं बेसिकली, इसको अपन बोलते हैं डर्मा। इसको इस्चमा जैसे होता है ना, पैचेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ड्राइनेस आ जाता है, खुजली आती है, सो दैट इज़ डर्मेटाइटिस। एंड देन विद एंट्राइटिस। एंट्राइटिस ये इंटेस्टाइनल का प्रॉब्लम है बेसिकली, छाले आते हैं अंदर में। ओके, तो ये होता है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। देन यू विटामिन B9, ये फोलिक एसिड है बेसिकली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है। ओके, ये होता है बिकॉज ऑफ ये पाया जाता है अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, एग योक, सीरियल, सनफ्लावर सीड्स एंड लीवर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। काफ़ी वेजिटेबल तुम्हारे ये है, अल्टरनेटिव्स है जिसमें से तुमको फॉलिक एसिड या B9 मिलता है, ठीक है। इसके अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यू गेट अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, ये बर्थ डिफेक्ट है बेसिकली, कि फोलिक एसिड हो जाए तो जो बेबी है ना उसका जो न्यूरल ट्यूब है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होता। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वो ठीक से डेवलप नहीं होता एंड इट कुड एक्चुअली कॉज डैमेज टू द बोन्स और एक्सट्रीमिटीज़, और कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ एक बार तुम्हारा ये स्पाइनल कॉर्ड अगर ठीक से नहीं बना है तो उसका साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, मे बी पैरालिसिस हो सकता है एक साइड में, या फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है, यू कैन हैव एनीथिंग। ओके, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, इजंट इट। फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी जैसे कोई वुमन है, इफ़ शी इज़ अबाउट टू गिव, शी बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले फोलिक एसिड पे डालता है। ओके, बिकॉज है ना, इसकी डिफिशियंसी ना रहे। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं विटामिन B12, ये होता है साइनोकोबालामिन। मीट, एग्स, फिश, मिल्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है आप लोग को भाई B12 के लिए। ओके, बस इसमें एक मिल्क ही है जो वेजिटेरियन लोग सहन कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। सो काफ़ी जो मैंने देखा है कि यू मस्ट स्टार्ट एटलीस्ट ईटिंग एग्स, एटलीस्ट, ठीक है। मीट और फिश
You can, a lot of people can actually have problem, but you can start at least eating fish irrespective of your beliefs. ठीक है ना, एक मतलब दिन में एक हफ्ते में 4 या 5 एग ऐसे पेट में जाने चाहिए बेसिकली, क्योंकि काफ़ी वाइटामिन तुमको एग से मिल रहे हैं. ओके. मैं तो काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक तो कुछ दोस्त तो जैन थे डॉक्टर. अभी क्या होता है कि ठीक है, उस समय जब कॉलेज में थे ना आप लोग के एज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है बेसिकली, यू नो, एवरीबडी इज़ हेल्दी. लेकिन जैसे एज होता है देन बॉडी स्टार्ट्स टू बर्न आउट. अब फिर डॉक्टर सलाह देता है बेटा एक खाने तो कन्फर्ट में दूंगा, ठीक है ना. तो ये फिर डॉक्टर जब बोलता है तब खाना पड़ता है. तो उससे अच्छा तो पहले ही चालू कर दो, बीमारी ही नहीं होगी ना, फिर तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अब इसका अगर डिफिशियंसी हो जाए भाई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यू गेट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. इसमें जो तुम्हारे आरबीसीज होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, इमेच्योर होती है, ठीक से नहीं बनते, मच्योर ही नहीं होते. ठीक है, डिसफंक्शनल आरबीसीज होते हैं. इससे सबसे पहले तो ऑब्वियसली एनीमिया होगा तुमको, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो ठीक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ठीक से. दूसरा ये प्रॉब्लम होता है इसमें कि जो सेल्स है वो बड़े हो गए, ये कहीं पे जाके स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो उसके सामने वाला जो ऑर्गन है उसको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये एक सबसे, उस पर सेल्स जो है उसका डेथ होगा, सेल एट्रोपी हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो विटामिन B12 ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है इफ़ यू आर नॉट अ मीट ईटर. ओके. तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट यू शुड गो विथ एग. ठीक है. मिल्क अपन ज़्यादा नहीं खा सकते, एक एग दिन का इज़ मोर देन सफिशिएंट. हफ्ते के 4 या 5 एग वेरी गुड. ओके. और मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 रुपए का एग होता है एक हफ्ते में. 20 रुपये 25 रुपये तो खर्चा कर ही सकते हो यार, पैसे वाली तो बात ही नहीं है. लास्ट जो है विटामिन, दैट इज़ विटामिन C. ये होता है अस्कॉर्बिक एसिड. ओके. जितने भी सिट्रस वाले चीज़ें होती हैं ना उसमें ये मिलता है अस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन C तुमको मालूम ही होगा है ना. टोमेटोज़ हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गया. आंवला बहुत ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन C का. ठीक है ना. हम बच्चे थे तो चॉकलेट नहीं रहते थे ना, तो ये आंवला ही हमको मिलता था. पेड़ रहते थे, पेड़ से तोड़ते थे, नहीं तो ये घर में पड़े रहते थे आंवला. तो ठीक है, ऐसे आंवला जेब में भर दिए और मुंह में डाल दिए बस. इधर जैसे लॉलीपॉप जैसा होता है ना उस तरह से आंवला एक साइड में रहता था, उसमें से का जूस निकलते रहेगा. और आंवला खाने के बाद पानी पीने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पानी इतना मीठा लगता है ना आंवला खाने के बाद, एकदम मीठा पानी लगता है. ओके. कभी करके देखो, बहुत अच्छा लगता है. ओके. एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C. ओके. जस्ट लॉलीपॉप के जैसा इसको मुंह में रखो और जूस बिल्कुल आते रहेगा तुम्हारे मुँह में, बड़ा अच्छा लगता है. पियर्स है ना, देन पाइनएप्पल, पेयर, पाइनएप्पल, कैबेज, एप्पल. ओके. तो दीज आर ऑल सोर्स ऑफ विटामिन C. अगर नहीं होता है तो स्कर्वी होता है. दिस इज ऑल्सो स्किन ब्रूजिंग, गम डिजीज़ होता है, जैसे गम में से ब्लीडिंग निकलती है बहुत ज़्यादा. ओके. ये होता है विटामिन C की वजह से. स्कर्वी होता है, दैट इज़ ऑल्सो स्किन बहुत आसानी से ब्रूज हो जाती है, थोड़ा सा लग जाए तो एकदम ब्रूजिंग आ जाती है स्किन के ऊपर. ये भी विटामिन C की वजह से होता है. ठीक है. सो दीज आर विटामिन्स. क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसमें? ओके. दबा के खाओ, जम के जियो, सीधी बात है. ओके. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. ओके. न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास, बट विल डिस्कस इट अ लिटिल बिट. न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, DNA एंड RNA, एंड बोथ ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर लाइफ. कोई बोलने की बात ही नहीं है, इजंट इट? DNA तो हमको मालूम ही है. एट द सेम टाइम RNA, ओके, दैट इज फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. They play an important role in the development and reproduction of all life forms. Life जो है basically, that is basically because of these DNAs and RNAs. ठीक है ना. DNA और RNA ये दोनों जो है they are repeating units of nucleic acids, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे. ठीक है ना. जैसे पॉलीसैकेराइड्स में ग्लूकोज की यूनिट्स रिपीट हो रहे थे. ओके. वाइटामिन्स में, सॉरी प्रोटीन्स में क्या हो रहा है? अमीनो एसिड्स रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट होने से अपने को DNA एंड RNA मिलता है. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. DNA एंड RNA आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके.
न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ओके, 5 मेंबर्ड कार्बन शुगर बेसिकली एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सो ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ओके। इसमें 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 मेंबर्ड कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीज़ें हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहला जो फ्रैगमेंट है दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस विच इज़ दिस, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली कॉमन, ठीक है ना। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 में से एक कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ओके। यहाँ पे जो अभी दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम में, दैट इज एडेनिन, दैट इज द नाइट्रोजीनियस बेस, ओके। इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है हेट्रोसाइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ये 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्यूरीन 2 टाइप के होते हैं, पिरिमिडीन ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। प्यूरीन ये बाइसाइक्लिक होते हैं, पिरिमिडीन ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। ये कौन सा हो गया फिर, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ प्यूरीन, बराबर है ना, बाइसाइक्लिक दिख रहा है, ओके। प्यूरीन सा बाइसाइक्लिक, तो ये हो गया प्यूरीन। ऐसे प्यूरीन के 2 होते हैं, पिरिमिडीन के 3 टाइप होते हैं, ओके। सो दिस आर प्यूरीन बेसिस, ओके। देखो प्यूरीन से एडनिन और ग्वानिन, ये एडनिन जो अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड पे यूज़ किया था, दैट इज एडनिन, एंड देन ग्वानिन, ओके। एडनिन, देखो स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है, एडनिन, ग्वानिन और एक प्यूरीन का जनरल स्ट्रक्चर। प्यूरीन का जनरल स्ट्रक्चर तो इसी से याद रहता है बेसिकली, दैट इज़ द प्यूरीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे इधर NH2 प्लस डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, सो दैट इज एडनिन एंड दैट इज ग्वानिन। स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, ठीक है ना। एडनिन और ग्वानिन दोनों DNA एंड RNA में पाए जाते हैं, ओके, दोनों में पाए जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो तुम। एडनिन एंड ग्वानिन कहाँ मिलते हैं, DNA और RNA दोनों में मिलते हैं अपने को। नेक्स्ट होता है पिरिमिडीन बेसिस। अब पिरिमिडीन बेसिस 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थामीन एंड यूरासिल। रिमेंबर हमने बोला था यूनिसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है ना। सो साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, ये 3 टाइप के पिरिमिडीन बेसिस है, ओके। ये भी स्ट्रक्चर्स तुमको याद रखने हैं, कैसे रखते हो तुम देखो, ये याद रखने ही हैं स्ट्रक्चर्स, ओके। ये पिरिमिडीन का एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ना। साइटोसिन जो होता है, ओके, साइटोसिन ये दोनों में पाया जाता है, DNA एज वेल एज RNA, DNA एंड RNA ये दोनों में पाया जाता है। थायमिन ये सिर्फ DNA में पाया जाता है और यूरासिल ये सिर्फ RNA में पाया जाता है। समझ में आया क्या? तो DNA में क्या मिल रहा है अपने को, ओके, DNA में क्या क्या मिल रहा है अपने को, साइटोसिन, थायमिन, और RNA में अपने को क्या क्या मिल रहा है, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है, ठीक है। तो पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन देखते हैं ना। प्यूरिन तो दोनों रहते हैं, दोनों जगह मिलते हैं अपने को, एडनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये प्यूरिन्स हो गए। एंड पिरिमिडीन्स कौन से रहेंगे, साइटोसिन एंड थायमिन, ओके। DNA में ये मिल रहा है अपने को। और RNA में क्या मिलते हैं, RNA में ये दोनों प्यूरिन्स तो अपने को मिलते ही ऑलरेडी, एडनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन्स रहते हैं साइटोसिन एंड यूरासिल, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। DNA में AGCT होता है, RNA में AGCU मिल रहा है अपने को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज शुगर्स। शुगर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं शुगर्स, ओके। ये डिपेंड करता है किस टाइप का स्टैंड अपन डिस्कस कर रहे हैं, अदर DNA और RNA। RNA में वी हैव बेटा डी राइबोज, ठीक है ना। RNA में क्या मिलता है अपने को, बेटा डी राइबोज शुगर मिलता है। और DNA में अपने को मिलता है बेटा डी 2-डीऑक्सी, मतलब बेटा डीऑक्सी मिल रहा है अपने को DNA में, ठीक है ना। इसका नाम ही है ना, RNA का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए राइबोज मिल रहा है। DNA में अपने को क्या मिल रहा है, डीऑक्सी राइबोज, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज मिल रहा है अपने को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज अपने को मिल रहा है, ओके। सो ये हो गया बेटा डी राइबोज। बेटा डी राइबोज देखो यहाँ पे, ये जो राइबोज शुगर था ना अपना, वही है ये 5 कार्बन का, ओके, 5 कार्बन का भी है और 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ओके। अब ये बेटा डी क्यों है, क्योंकि ये OH जा रहा है ऊपर, इसलिए बेटा, सेम नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं।
और डी क्यू है ये भी ऊपर है, ओके। या फिर ये बोल सकते हैं दोनों सेम साइड में आ रहे हैं, इसलिए ये अपन बेटा डी बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। दैट इज अ राइबोज शुगर। अब सेकंड जो होता है ये वाला, उसमें से अगर मैं OH ग्रुप निकाल दूँ, उसकी जगह H लगाऊँ, तो ये हो जाता है 2-डीऑक्सी, है ना। दो में से ऑक्सीजन कम कर दिया ना मैंने, दोनों में डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी है, ओके। एक ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पे, सो ये हो जाता है बेटा डी 2-डीऑक्सी विच इज़ दैट राइबोज। समझ में आ क्या? ये अपने को मिलता है DNA में और ये अपने को मिलता है RNA में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेजेस इन द न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये दोनों जो मिलेगा अपने को DNA RNA में, और इसी से लिंक बनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। दिखा दूंगा मैं तुमको स्ट्रक्चर DNA का, ओके। दूसरा जो चीज़ अपन देखते हैं दैट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, इसका डिफरेंस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड तो अपन ने अभी जस्ट देखा, ओके। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती है, ओके। फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजेनियस बेस होता है। इनसे अपना बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें 2 ही चीज़ें होती है, बेस, ओके, प्लस शुगर, ओके। तो मतलब ये 2 जगह अगर चीज़ें ले लूँ मैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें इसको ले लूँ, तो मेरे को क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप कॉमन है ना DNA और RNA में, ओके, या हर जगह फॉस्फेट ग्रुप कॉमन आ रहा है, इसलिए अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं बेसिकली। या न्यूक्लियोसाइड को डिफाइन कर दिया एज बेस प्लस शुगर, यू गेट न्यूक्लियोसाइड। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिखा रहा मैं, बाकी जैसे कि वैसे ही है, इजंट इट? तो ये है न्यूक्लियोसाइड, ओके। एवरीथिंग एल्स इज सेम। DNA में क्या रहेगा? यहाँ पे डीऑक्सी रहेगा, RNA में यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा, है ना। DNA में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और RNA में यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा, ओके। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ठीक है। ये जो लिंकेजेस होते हैं, दिस इज बेसिकली अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच टू शुगर यूनिट, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो अपन ने इसके पहले वाले इसमें देखा था कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन में। C1 ऑफ शुगर इज अटैच टू N9 ऑफ एडेनिन बेस। यहाँ पे एडेनिन दिखा रहा है अपन, तो N9 ये एक ध्यान में रखो, बाकी सारे बेसिस का ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये C1 ऑफ शुगर इज अटैच्ड, ये बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आया ना? C1 ऑफ शुगर इज अटैच टू N9 ऑफ द बेस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिंकेजेस, इसका नंबरिंग देख लो, 1 2 3। ये वाला जो OH ग्रुप है तो ज़रूरी है, ये OH ग्रुप ज़रूरी है। ये जो आता है ये बेटा ही होता है, तो ये ऊपर कनेक्ट होगा, और यहाँ पे ये 5 वाला जो है ये फॉस्फेट को कनेक्ट होगा, ठीक है। तो लिंकेजेस हमको ध्यान में रहे, यहाँ पे ये फॉस्फेट को कनेक्ट होगा, ओके, और ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, ओके। तो ये एक्चुअली अपनी बनती है फॉस्फेट शुगर का एक बैकबोन बनता है, और उसके ऊपर ये अपने बेसिस हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बेसिकली ये है अपना बेस, ये है शुगर, ये है फॉस्फेट। तीनों को साथ में लेता हो तो वी गेट न्यूक्लियोटाइड, और अगर सिर्फ 2 ही साथ में लेता हो तो इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो अगर मैं देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या मिल रहा है अपने को? न्यूक्लियोटाइड, ओके। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बिंदु रुकते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नॉट देन यू गाइस कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।